नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मांझी सरकार का विश्वास मत आज, 117 विधायकों के समर्थन की दरकार। जेडीयू से निलंबित विधायकों की वोटिंग पर रोक। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। दल बदलने वाले 6 विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी का मामला, पूछताछ में कई बड़े खुलासे। दिल्ली में रात भर चली छापेमारी। मिजोरम में स्वाइन फ्लू का पहला मामला, देश भर में अब तक 703 लोगों की मौत। टेमीफ्लू की बिक्री के लिए दिल्ली में दवा दुकानों को नए लाइसेंस। नागरिकता कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, बजट सत्र में पेश होगा बिल। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मिलेगा लाभ। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है। विधानसभा में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को विश्वास मत की अग्नि परीक्षा से गुजरना है। बीजेपी ने विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी ने इसे लेकर व्हिप भी जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 87 विधायक हैं और बहुमत साबित करने के लिए जीतन राम मांझी को 117 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। फिलहाल बीजेपी के 87 विधायक अपने 14 विधायकों को मिलाकर मांझी को 103 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में विश्वास मत हासिल करने के लिए मांझी को 14 विधायकों के समर्थन की दरकार होगी। बिहार में सियासी घमासान बेहद दिलचस्प हो चला है। जाहिर है कि सभी की नजरें आज की घटनाक्रम पर होंगी। कल सदन के अंदर जब मतदान होगा, अगर मतदान की आवश्यकता पड़ेगी तो हम विश्वास मत के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जो हैं और मतदान करेंगे। बिहार की राजनीति नीतीश कुमार बनाम बीजेपी की लड़ाई बनती जा रही है। मांझी सरकार के विश्वास मत से एक दिन पहले यानी कल जेडीयू को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर के इस फैसले का विरोध किया है। पटना हाईकोर्ट ने भी बीजेपी को झटका देते हुए कहा है कि मुख्य विपक्षी दल का फैसला विधानसभा में होगा, न कि अदालत में। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मांझी समर्थक 4 बागी जेडीयू विधायकों को विश्वास मत में हिस्सा लेने से भी रोक दिया है। बिहार विधानसभा में जेडीयू को विपक्ष का दर्जा मिला तो बीजेपी सड़कों पर उतर आई। पार्टी ने स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा के बाहर धरना दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू के विजय कुमार चौधरी को नेता विपक्ष का दर्जा दिया है। अब तक बीजेपी के नंदकिशोर यादव इस पद पर थे। उधर विधान परिषद में भी नीतीश कुमार को नेता विपक्ष बना दिया गया है। बीजेपी को स्पीकर का यह फैसला रास नहीं आया। विपक्ष तो पहले से घोषित थी भारतीय जनता पार्टी, आज भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लेकिन ये लोग दोनों तरफ मजा लेना चाहते हैं। जदयू के लोग लगता है कि विपक्ष में बैठने का मन बना लिए हैं। उनको मालूम है कि जब लोग विधानसभा के चुनाव होंगे नवंबर में तो बिहार की जनता परमानेंट उनको विपक्ष में बैठाने का काम करेगी। बीजेपी के इस विरोध पर जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस विरोध को बढ़ावा दे रहा है। बीजेपी इसके पीछे है, अब पर्दे के पीछे हैं। कल से लग गया है, उनके भीतर मीटिंग हुई है, उसमें हुआ कि अब बीजेपी को सपोर्ट, जीतन राम मांझी सपोर्ट करना चाहिए ना। अभी तक पर्दे के पीछे थे, अब पर्दा उठा दिया है। अब कल पर्दा पता नहीं क्या उठाते। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और विशेष रूप से उसका जो नेतृत्व है वो आज बिहार को एक ऐसी स्थिति में लेके आ गया है जो राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है। इस बीच विश्वास मत से पहले मांझी गुट को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ स्पीकर के खिलाफ अपील को ठुकराया है, बल्कि मांझी समर्थक 4 निलंबित विधायकों को विश्वास मत में हिस्सा लेने से भी रोक दिया है। इन फैसलों के बावजूद मांझी विधायकों का समर्थन जुटाने की आखिरी कोशिशों से भी नहीं चूक रहे। अपने विधायकों को जरूर आप समझाने का प्रयास कीजिए कि जब गरीबों की बात हो रही है और गरीबों की संख्या 80% है, तो आप मंत्री बनने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जीतन मांझी के पास भी मंत्री का बहुत सा पद है, आइए हम मंत्री बना देंगे। विश्वास मत से पहले खरीद फरोख्त के आरोप और तेज हो गए हैं। जेडीयू विधायक शरफुद्दीन ने आरोप लगाया कि गुरुवार को मांझी समर्थक एक सांसद ने उन्हें लालच देकर अपने पाले में करने की कोशिश की। कल 3 बजे हमको कॉल आया से सबसे बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा और पैसा मिलेगा। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में फिलहाल 10 सीटें खाली हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 117 विधायकों के समर्थन की दरकार होगी।
पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार 130 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इनमें जेडीयू के अधिकतर विधायकों के अलावा आरजेडी के 24, कांग्रेस के 5, सीपीआई का 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर बिहार की पड़ोसी राज्य झारखंड में कल मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। राज्यपाल सैयद अहमद ने 6 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें सरयू राय, नीरा यादव, रामचंद्र चंद्रवंशी, अमर बावरी, राज पालीवाल और रणधीर सिंह के नाम शामिल हैं। सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 4 विधायक बीजेपी के हैं, जबकि 2 हाल ही में झारखंड विकास मोर्चा से बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक हैं। विस्तार के बाद रघुवर दास के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की तादाद 11 हो गई है। इस बीच झारखंड विकास मोर्चा समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने राज्यपाल से जेवीएम से बीजेपी में शामिल होने वाले सभी 6 विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता अब संघ दफ्तर से होकर निकलने की उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसी सिलसिले में संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी को धारा 370 और आफ्स्पा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून पर संघ का दबाव झेलना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव ने कई बार इस बात को दोहराया है कि सरकार गठन की कवायद अंतिम दौर में है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस संघ के दखलंदाजी पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक दायरे के अंदर नेगोशिएशन करेगी और उसमें सबसे सर्वप्रथम रहेगा वो है राष्ट्र सुरक्षा, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है नहीं। लेकिन मुझे लगता है आरएसएस ने कुछ इंटरवेंशन किया है और इस मुल्क में बड़ी अजीब बात है, जिन लोगों को किसी ने वोट नहीं डाला वो इस मुल्क की हुकूमत चला रहे हैं। तो अगर आरएसएस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में काम करी, फिर आरएसएस आगे पीडीपी को कैसे काम करने देगी, मुझे समझ नहीं आता। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मामले की सीबीआई जांच कराने की चुनौती दी। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला किया है। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गुरुवार को कांग्रेस ने एक बार फिर निशाना साधा। मुख्यमंत्री की कानूनी कार्रवाई को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वो चाहें तो मामले की सीबीआई जांच करा सकते हैं, साथ ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। उनमें अगर थोड़ा सा भी साहस है और थोड़ी सी भी शर्म है तो ये प्रकरण सीबीआई को सौंप दें, या मेरा कथन गलत है उसका शपथ पत्र दे दें, या मेरे पर मानहानि का दावा कर दें। कुछ तो करें। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बचाव में मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सामने आए। ऐसा है कि हाईकोर्ट मैं समझता हूँ कि सबसे निष्पक्ष आज की तारीख में संस्था है न्यायपालिका, और न्यायपालिका पर सबको विश्वास होना भी चाहिए। अब उस पर विश्वास नहीं रहा तो फिर विश्वास किसको? इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि जिस दस्तावेज के आधार पर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया गया था, उसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। इस मसले को लेकर मध्य प्रदेश के बजट सत्र के पहले दिन भी विपक्ष ने राज्यपाल राम नरेश यादव के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिकता कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसे बजट सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। ये संशोधन PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को एकीकृत करने से जुड़ा है। इन दोनों कार्ड के विलय के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के पहले नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का अध्यादेश जारी किया गया था। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए PIO और OCI कार्ड को एक करने की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी ने PIO कार्डधारी लोगों को जीवन भर के लिए भारतीय वीजा देने का भी वादा किया था। नए कानून से ऐसे लोगों को स्थानीय पुलिस के सामने पेश होने से छूट भी मिलेगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने चीन इंडस्ट्री को राहत देते हुए रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी निर्धारित कर दी है। इसके तहत शुगर सीजन 2014 और 2015 के लिए
14 लाख रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर 4,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पिछले साल 40 लाख टन रॉ शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी मिली थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से चीनी मिल के मालिकों को गन्ना किसानों के बकाये को चुकाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट कमेटी ने देश में चीनी उत्पादन के हालात की भी समीक्षा की। पेट्रोलियम मंत्रालय में गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी हैं। इनमें से एक शख्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का कर्मचारी और 2 अन्य बिचौलिए भी शामिल हैं। इन सभी पर ऊर्जा कंपनियों को गोपनीय सरकारी दस्तावेज लीक करने के आरोप हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद कनॉट प्लेस में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इन इमारतों में एक निजी पेट्रोलियम कंपनी का दफ्तर भी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस इसे कॉर्पोरेट जासूसी का मामला मानकर भी जांच कर रही है। एक ट्रैप लगाया गया था शास्त्री भवन में, तो ट्रैप लगाने के बाद में वहां पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे कुछ सरकारी कागज जो उनके पास में नहीं होने चाहिए थे वो मिले थे। उनसे बातचीत की गई। बातचीत के बेसिस पे 2 अन्य व्यक्ति जो उनकी मदद किया करते थे उनको भी डिटेन किया गया है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो भी होंगे वो कानून के परिधि में जो होना चाहिए, सख्त कार्रवाई उन पे होना है, वो होने वाला है। गुलबर्ग सोसाइटी ट्रस्ट चंदे में हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन अदालत ने साफ किया है कि जांच में सहयोग नहीं करने पर गुजरात पुलिस तीस्ता और उनके पति की जमानत खारिज करने के लिए अर्जी दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता और उनके एनजीओ को चंदा देने वालों की सूची गुजरात पुलिस को सौंपने का भी निर्देश दिया। गुजरात हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि अधिग्रहण समेत कई मामलों पर लाए गए अध्यादेशों के सरकार के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशी निवेशकों और व्यापारियों के लिए सरकारी बंदिशों में कटौती की है, जिससे देश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून पर अध्यादेश लाने का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के रास्ते में दिक्कतों को दूर करना था। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार पर बहुत तेजी से काम करने के आरोप लग रहे हैं। That after having seen lethargic governments, you today have a government in place which has been criticized for being too fast. Why do you bring about ordinances? You should wait till the cows come home and everybody can be settled and then decisions can be taken. अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र में सत्ता संभालने के बाद सरकार ने देश में व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश की है और कई गैर जरूरी कानूनों और बंदिशों को खत्म किया गया है। Where those wanting to do businesses don't have to visit the corridors of power, and therefore permissions, their applications are made, permissions are granted, and their businesses proceed. उन्होंने व्यापार के लिए ऑनलाइन मंजूरी से जुड़े ई-बिज पोर्टल की शुरुआत की। इस गवर्नमेंट टू बिजनेस सेवा के तहत 11 सरकारी विभागों से जुड़ी मंजूरी को अब कंपनियां ऑनलाइन हासिल कर सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर आगामी बजट को लेकर। अट्ठाईस फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले लोगों की नजरें स्वास्थ्य के लिए मिलने वाले बजट पर लगी हैं। पिछले बजट में सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने का वादा किया था। इस बजट में सरकार से सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के वादे पर आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसके अलावा सभी को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के लिए टैक्स छूट का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है। To move towards health for all, 2 key initiatives, that is the free drug service and free diagnostic service, would be taken up on a priority. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 के बजट में सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा किया था। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 35,163 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले आवंटन से 27% ज्यादा थे।
लेकिन 2 महीने पहले ही मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि वित्तीय दिक्कतों के चलते सरकार स्वास्थ्य बजट में अब 20% कटौती का ऐलान कर सकती है। When we say health for all, it would also emphasize on reliable delivery mechanisms of healthcare services, the infrastructure behind it, the resources, the manpower beneath all this. So it's a huge complex program. Then it's very in one single line we would conclude that health for all. But how do we achieve it? Where are the pharmacists? Where are the lab technicians? Where are the X-ray technicians? Where are the nurses? Where are the doctors? विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य बजट में कटौती करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे तमाम नई स्वास्थ्य योजनाओं पर असर पड़ सकता है। All the different insurance schemes like the CGHS, the Employed State Insurance Scheme, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, all of them should be integrated into one scheme so that every citizen gets the same kind of service, same kind of insurance. देश में स्वास्थ्य पर जीडीपी का सिर्फ 1.4% हिस्सा ही खर्च होता है, जो कि विकसित देशों के मुकाबले बेहद कम है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 190 देशों की रैंकिंग में भारत का 112वां स्थान है। Government is planning to transfer more money to these states. That is, Finance Commission's share of taxes will increase from 32% to 42%. It will mean that the centrally sponsored programs that are being run, they would be short by 1 lakh crores. At the same time, states will get untied grant of additional 1 lakh crores. केंद्र सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त दवाएं मुहैया कराने से जुड़ी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना की शुरुआत करना चाहती है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन को बढ़ाने की जरूरत होगी। अंशु जय सिंह, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ ठंड का कहर। खबरों का संसार। भारतीय समाज के ऊपर टेलीविजन का असर बढ़ गया काफी। मीडिया पावरफुल है, गायब है सरोकार। 10-10, 12-12 चैनल बड़े बड़े घरानों ने खरीदे हैं। प्रिंट मीडिया की एक सीमाएं हैं। बाजार की मार। टेलीविजन सेलिब्रिटी का निर्माण। मीडिया कितना जिम्मेदार? सब चीज बॉटम लाइन पे आ गई है कि उस पे इतना खर्चा होगा, उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए मीडिया मंथन शनिवार दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। बेंगलुरु में चल रहा एरो इंडिया शो दुनिया की बड़ी हथियार कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत इस साल बड़े हथियार सौदे करने वाला है। इस शो में इजराइल, रूस से लेकर चेक गणराज्य तक के लड़ाकू विमान अपने करतब दिखा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोशे यालून विशेष तौर पर इस एरो शो में हिस्सा लेने बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत में इजराइल के लड़ाकू विमानों की बिक्री की संभावनाएं तलाशने पहुंचे रक्षा मंत्री मोशे ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों देश आने वाले वक्त में करीब $200 करोड़ मूल्य के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एरो शो में हिस्सा लेने आए इजरायली कंपनियों ने कहा कि उनके विमान इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड आर्म्स रेगुलेशन से मुक्त हैं और इसलिए वो भारत के लिए एक शानदार विकल्प हैं। We don't have any competition in India. The only handful of companies worldwide is doing what we are doing. Most of the companies are US made and therefore they are limited by the ITA. All our products are made in Israel, which is totally ITA free, which is the main advantage for countries like India. यालून ने कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना को लेकर काफी सकारात्मक है। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के जहाज रफाल ने भी बेंगलुरु में अपने करतब दिखाकर बताने की कोशिश की कि क्यों भारतीय वायुसेना ने उसे ही पसंद किया है। हालांकि भारत ने अब तक 126 रफाल विमानों की खरीद पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि संभवतः मार्च तक इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस शो के दौरान कई बड़ी डील आकार लेंगी। We expect lot of business deals and lot of deals which will take defense industry in India, basically make in India forward. करीब 3 साल पहले सरकार ने फैसला किया था कि भारतीय वायुसेना के लिए 126 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे, लेकिन अभी तक कीमतों को लेकर उसके साथ अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने साफ कर दिया कि कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। अगर ये सौदा हो जाता है तो ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एरो इंडिया शो के दौरान बुधवार को एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। हवा में 2 जहाजों के आपस में एक दूसरे से छू जाने के बावजूद पायलटों की सूझबूझ से दोनों सुरक्षित उतरने में कामयाब हो गए। ये जहाज चक गणराज्य के फ्लाइंग बुल्स टीम का हिस्सा थे। एक बेहद रोमांचक करतब दिखाते हुए जब दोनों जहाज एक दूसरे के नजदीक से गुजरे, तब एक जहाज का डैना दूसरे जहाज के हेड से टकरा गया। उस समय जहाज जमीन से करीब 700 फीट ऊपर थे। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 703 हो गई है और संक्रमित लोगों की संख्या 11,000 को पार कर गई है। देश के 22 राज्यों में स्वाइन फ्लू का असर देखा जा रहा है। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा राजस्थान में 191 लोगों की जान गई है। गुजरात में 176 लोग, महाराष्ट्र में 83 और मध्य प्रदेश में 81 लोग स्वाइन फ्लू से अपनी जान गंवा चुके हैं। मिजोरम में भी स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। हिमाचल में एक और शख्स की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में टैमी फ्लू दवा बेचने के लिए 40 नई दवा स्टोरों को लाइसेंस जारी किया गया है। H1N1 वायरस के कहर से देश के कई राज्यों में हालात खराब होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्वाइन फ्लू के 13 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता की सांस में तकलीफ के चलते आज मौत हो गई। इसके पीछे भी स्वाइन फ्लू की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में मौत के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद 191 पर पहुंच गई है। वहीं हरियाणा में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। केंद्र सरकार ने इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया है। इसमें सरकार पूरी तरह सजग है और ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके लिए जो दवाई होती है, मेडिसिन जो है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, न केवल दिल्ली में परंतु सब राज्यों में। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 83 पर पहुंच गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इस बीमारी से अब तक 81 लोग जान गंवा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वाइन फ्लू का असर कम होने और बेहतर इलाज मुहैया कराने का दावा किया है। अगर आप बताएंगे 19 दिन में एक हुई है तो पैनिक नहीं होगा। आप जब कहते 600 लोगों की डेथ होगी तो दिल्ली के लोग घबरा जाते हैं, घरों से निकल के जाते हैं कि मेरे को भी जुकाम है, मेरे को भी खांसी है। तो मैं रोज बताना चाहूंगा दिल्ली में एपिडेमिक नहीं है। यूपी में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले को लेकर विपक्षी दल बीएसपी ने सदन से वॉकआउट किया और राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। स्वाइन फ्लू के कहर से उत्तर पूर्वी राज्य भी अछूते नहीं हैं। नागालैंड और मिजोरम में भी फ्लू के नए मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी से हालात बिगड़ रहे हैं। अस्पतालों का जायजा लेकर हमने ये जाना कि मरीजों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा है। ये लोग स्वाइन फ्लू की आशंका के चलते जांच के लिए डॉक्टर से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल में अलग से ओपीडी बनाई गई है। इसके बावजूद लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए मरीजों को बेड से लेकर दवाइयों तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। डॉक्टर से अगर और ज्यादा हो जाए तो सुविधा अच्छी हो जाएगी। काफी देर से मैं खड़ा हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। काफी नंबर ही आ ही नहीं रही, डॉक्टर है नहीं कह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था लचर व्यवस्था है। अब यहाँ पे बेड नहीं है, एडमिट कराने में बहुत दिक्कत आ रही है। सुबह से कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं है। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन की कमी की भी खबरें आती रही हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस की संख्या बढ़ाई गई है। 13 सरकारी और 12 निजी अस्पतालों को नोडल अस्पताल बनाया गया है। टेस्ट के लिए अधिकृत लैब की फीस भी निर्धारित कर दी गई है। जानकार मानते हैं कि स्वाइन फ्लू के पैनिक के चलते ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जो अचानक जो पैनिक हो रहा है, जो रूमर्स हो रही हैं, उसकी वजह से ओवर द काउंटर लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं है वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के अब तक 1600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं
और 6 मौतें हुई हैं। देश की राजधानी में स्वाइन फ्लू के मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो दूर दराज के हिस्सों में हालात कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। स्वाइन फ्लू के मामलों में 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत सच साबित हो रही है। निजी अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है और सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, लिहाजा मरीजों को दवाइयों से लेकर बेड तक के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कैमरामैन विजय के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नाथुला दर्रे के रास्ते भी अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल बताया कि यात्रा के लिए नया रास्ता खुल गया है और 18 जून से ये यात्रा शुरू होगी। इस रास्ते से यात्रा सुगम होगी और वृद्ध लोग भी इससे जा सकेंगे। सुषमा स्वराज ने बताया कि चीन और भारत के बीच हाल में हुई चर्चा के बाद इस नए रास्ते को खोलने पर सहमति बनी है। उत्तराखंड के पुराने रूट से भी यात्रा पहले की तरह जारी रहेगी। ये यात्रा 8 जून से शुरू होगी। 18 जून को हम लोग ये यात्रा नाथुला पास से भी प्रारंभ कर रहे हैं। पुरानी यात्रा जारी रहेगी, वो 8 जून को प्रारंभ होगी। उसमें हम 60 बैच भेजेंगे, 18 लोगों के। और ये जो यात्रा नए मार्ग से जा रही है, इसमें अभी हम इस बार 5 बैच भेजेंगे, 50-50 के। पूर्वी यूक्रेन में लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के बीच यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से शांति रक्षक सेना की तैनाती की मांग की है। रूस ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। रूस ने कहा है कि यह प्रस्ताव मिन्स्क समझौते को नष्ट कर देगा। 1 हफ्ते पहले हुए मिन्स्क युद्ध विराम समझौते के बावजूद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेबाल्सेव कस्बे में संघर्ष जारी है। इसके अलावा रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले दोनेत्स्क शहर में गुरुवार को भी भारी गोलीबारी हुई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रिकॉर्ड तोड़ ठंड हो रही है। साइबेरिया से आ रही कड़कड़ाती शीत लहर ने अमेरिका के पूर्वी हिस्से में पारा सामान्य से काफी नीचे गिरा दिया है। वॉशिंगटन डीसी में पारा 2 फ़ारेनहाइट तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जो पिछले 20 साल में सबसे न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है। हालात यह है कि कई वाटरफॉल तक जम गए हैं, नदियों में बर्फ की परत जम गई है। शिकागो में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उत्तर पूर्व कॉरिडोर में चलने वाली रेल सेवाएं भी ठंड से प्रभावित हुई हैं। और आइए अब खबर देखते हैं विश्व कप क्रिकेट से जुड़ी हुई। विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज सस्ते में निपट गए। इंग्लैंड की पूरी टीम 33.2 ओवर में सिर्फ 123 रन पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज बेबस नजर आए। साउदी ने 9 ओवर में 33 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड का यह तीसरा मैच है। इससे पहले न्यूजीलैंड दोनों मैच जीत चुकी है, जबकि इंग्लैंड का यह दूसरा मैच है। पहले मैच में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया से 111 रन से करारी मात मिली थी। वहीं भारतीय खेल प्रेमियों की नजर रविवार को भारत दक्षिण अफ्रीका मुकाबले पर टिकी है। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मैच खेले गए हैं, लेकिन हर बार दक्षिण अफ्रीका जीतने में कामयाब रहा है। 3 ओवर में बिना विकेट खोए न्यूजीलैंड ने फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ 36 रन बना लिए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। मांझी सरकार का विश्वास मत आज 117 विधायकों के समर्थन की दरकार। जेडीयू से निलंबित विधायकों की वोटिंग पर रोक। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी का मामला, पूछताछ में कई बड़े खुलासे। दिल्ली में रात भर चली छापेमारी। मिजोरम में भी स्वाइन फ्लू का पहला मामला। देश भर में अब तक 703 की मौत। टेमीफ्लू की बिक्री के लिए दिल्ली में दुकानों को नए लाइसेंस। और नागरिकता कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। बजट सत्र में पेश होगा बिल। विदेशों में रहने वालों भारतीयों को मिलेगा लाभ। विश्व कप क्रिकेट में सस्ते में निपटे इंग्लैंड के बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के सामने 124 रनों की चुनौती। टिम साउदी ने 7 विकेट झटके।